पिछली क्लासेस में हम लोगों ने टिम्बर स्टार्ट किया था, अपना पढ़ा था। मैंने आपको कुछ टॉपिक्स उसके क्लियर भी कराए थे। आज हम ये देख लेते हैं कि कितना पढ़े, कितना सीखे और आगे वाला टॉपिक जो है उसको भी इसमें क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा, क्या कुछ याद आ रहा है पिछले लेक्चर से। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो टिम्बर का पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। ठीक है। देखिए जरा क्या है। पहले कह रहा है कि टिम्बर एंड, ये चैप्टर का नाम था आपके टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट, यानी जो टिम्बर होता है वो और लकड़ी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ना। क्या क्या पढ़ चुका हूँ मैंने आपको। सबसे पहले इसमें देखिए लिखा नहीं कहीं, लेकिन कि जो क्रॉस सेक्शन बना के मैंने आपको समझाया था टिम्बर का, वो इसमें कहीं लिखा नहीं है। बट ध्यान से देख लीजिए जरा। आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर। अलग अलग टाइप के टिम्बर जिसमें टीक, देवदार, शीशम, ये सब नाम दिया हुआ ना, ये कैसे दिखते हैं और इनके क्या यूजेज है, मतलब इनका आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आइडेंटिफिकेशन उतना इजी नहीं है इसका कि आप देख करके पहचान लें। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली मैंने बताया था कि देखिए लगभग हर लकड़ी का कलर कैसा होता है आप देखते हैं, लगभग एक जैसा, स्लाइटली रंग में बदलाव होता है। लेकिन मैंने जैसे सागौन में बोला था कि इसके रेशे इस टाइप के होते हैं, आम की लकड़ी हल्की सी दिखती है। तो ये आपको लिखने के लिए पर्याप्त नहीं है, और ना लकड़ी के आइडेंटिफिकेशन को कोई देख के बता सकता है, वो एक प्रैक्टिकल काम है। बट हाँ, उनके यूजेज, आइडेंटिफिकेशन भले आप न कर पाए थ्योरेटिकली, लेकिन उनके यूजेज तो मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है। और यूजेज में मैंने आपको बताया था कि आप टिम्बर का जब यूज जानेंगे, सागौन की लकड़ी फर्नीचर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद शीशम की लकड़ी सांचा बनाने के लिए, देवदार एक सॉफ्ट लकड़ी है तो अगर ड्यूरेबल लाइफ इसकी होती है, मतलब कहीं पर इसको लगा देंगे तो लंबे समय तक ये चलता है। इसी तरह साल की लकड़ी स्लीपर बनाने के लिए, ये सब चीजें यूजेज के रूप में थी जो हमने बात की। तो पहला टॉपिक ये क्लियर किया था हमने, क्रॉस सेक्शन और फिर डिफरेंट टाइप की टिम्बर और उनके यूजेज। फिर याद करिए मार्केट फॉर्म ऑफ टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर एज पर बीआईएस कोड। इसमें हम लोगों ने कई टाइप के टिम्बर के बारे में बात किया था। 4.2 में हमने बोला था जब उसको कन्वर्ट किया था तो या तो लॉग, बॉल्क, बैटन, उसके बाद आपका प्लैंक, इन सब चीजों के बारे में हमने बात किया था। पोल, याद होगा आपकी, मार्केट में किस फॉर्म में टिम्बर मिलता है। फिर हम बात किए थे सीजनिंग ऑफ टिम्बर, पर्पज क्या है, मेथड ऑफ सीजनिंग एज पर बीआईएस कोड। सीजनिंग का उद्देश्य क्या होता है, लकड़ी में से रस को निकाल करके उसको हल्का बनाना। और उस इसके बहुत सारे, मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर दूंगा इसको, कि सीजनिंग के पर्पज, पर्पज का मतलब उसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य तो एक ही है, उसमें से सैप को निकालना सीजनिंग का उद्देश्य है। लेकिन यदि हम ये कहें कि इसके क्या क्या, एक तरीके से कह सकते हैं कि इस सीजनिंग होने से हम लोग का एडवांटेज क्या क्या होता है लकड़ी को, तो वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, थोड़ा और डिस्कस कर दूंगा और डिटेल में। बाकी मेथड तो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक ही होता है एयर सीजनिंग, और आर्टिफिशियल में मैंने कई तरीके आपको बताए। अब हम लोग आज यहां से कवर करेंगे ये पोर्शन। आज हम लोग यहां से ये प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, डिफेक्ट्स इन टिम्बर एंड डीके इन टिम्बर, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, ये चीज कवर करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग का टिम्बर में चला आता है क्या आपका, अदर वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स। वुड बेस्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है लकड़ी पर आधारित और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे कि, और उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब जैसे लेमिनेटेड बोर्ड क्या है, जिप्सम बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, फाइबर बोर्ड, ये सब केवल एक एक नाम है। ये दिख बड़ा सा रहा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सबका नाम लेके मैं आपको समझा दूंगा कि कौन कौन सा टिम्बर इसमें प्रयोग की, मतलब टिम्बर के कौन कौन, प्लाई भी क्या है, एक तरह के टिम्बर का ही तो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर एक टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब आपको टोटल 4 टॉपिक पढ़ने में, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, डिफेक्ट, प्रिजर्वेशन एंड आपका प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर, ये चीजें आज आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम लोग वन बाय वन। थोड़ा सा मैंने बोला कि आपको सीजनिंग के एडवांटेज के बारे में बता दूं, यानी यदि मैं आपको बात करूं इसकी, सीजनिंग का मेथड पूरा पढ़ चुके हैं। पर्पज मैंने बताया, उससे पर्पज होता है क्या, निकालना, किसको, सैप को। एडवांटेज ऑफ सीजनिंग की यदि हम लोग बात कर लें, एडवांटेज ऑफ सीजनिंग की यदि बात कर लें हम लोग, तो एडवांटेज क्या क्या है सीजनिंग के, उसके बारे में बात कर लें। ठीक है, सीजनिंग के क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, आप सीजनिंग का एडवांटेज समझिए क्या आपका। पहला बात कि रस निकालना, समझ गए, लकड़ी के अंदर जो रस उपस्थित है उस रस को बाहर निकालना ही सीजनिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका शेप और साइज, जो टिम्बर है उसका, जब सीजनिंग नहीं करें, मतलब सीजनिंग का
उद्देश्य कहें तो इसका मुख्य लाभ यह है कि इस टिम्बर को किसी भी फर्नीचर में बदला जाएगा तो उसका शेप और साइज मेंटेन रहेगा, बाद में चेंज नहीं होगा। पहला फायदा है। मतलब हम जानते हैं कि बाद में ऐंठन की वजह से या फिर ज्यादा श्रिंकेज या एक्सपेंशन की वजह से या फिर डीके होने की वजह से शेप और साइज में परिवर्तन हो सकता है। तो पहला लाभ क्या है, टिम्बर को फर्नीचर में कन्वर्ट करने पर इसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहला फायदा है। दूसरा क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ, हार्डनेस और स्टीफनेस तीनों चीजें बढ़ती हैं। टिम्बर की स्ट्रेंथ, हार्डनेस और स्टीफनेस, अब ये तीनों क्या क्या होते हैं आपको अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। स्ट्रेंथ मतलब इसकी मजबूती, इसकी कठोरता और इसकी दृढ़ता, तीनों चीजें बढ़ती हैं। कहेंगे सर ये सब एक का जैसा बात बोल रहे हैं। अभी आप इंटर किए हैं कहाँ, इंजीनियरिंग में, थोड़े दिनों बाद पता चलेगा आपको, थोड़े दिनों का मतलब अगले सेमेस्टर में अच्छे तरीके से। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए बाकी सब्जेक्ट आप अगर फर्स्ट ईयर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी फैकल्टी, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन जब आप सिविल से जुड़ेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर से आज तक मैं कनेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि फर्स्ट ईयर में उतनी बहुत बेहतरीन चीज़ें नहीं होती हैं पढ़ाने के लिए कि मतलब आपको इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा सके। तो मेरे पास कोर जो है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के आपके सीनियर्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर का एकमात्र ये आपका सब्जेक्ट है जो काफ़ी थ्योरेटिकल है, तो जिसके साथ में कई जगहों पर ये थर्ड सेमेस्टर में भी आता है ये सब्जेक्ट, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और जान लीजिएगा कि जो सिविल की कोर चीज़ें हैं उनको समझने के लिए आपको सिविल टेक सॉल्यूशन से बढ़िया प्लेटफॉर्म फिलहाल नहीं, आगे का पता नहीं, ठीक है ना, फिलहाल नहीं है। जो सिविल की कोर चीज़ें हैं, बाकी मैथ है ये सब चीज़ें, उनका यूज पड़ेगा वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँगा तो, लेकिन अभी सिविल सीखना है तो सिविल टेक सॉल्यूशन आपको बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पहली। तो जब हम लोग बात करते हैं ना कि आगे मैकेनिक्स आएगा आपका, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आएगा, तो उस जगहों पर इन शब्दों की चर्चा होगी और ऐसी होगी कि हम इन शब्दों को बोलने से पहले सोचेंगे कि मजबूत बोलें कि कठोर बोलें, दृढ़ बोलें कि क्या बोलें, इसको मजबूत बोलें, दृढ़ बोलें कि कठोर बोलें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मजबूत हो वो दृढ़ हो और वो कठोर भी हो। इसके बारे में चर्चा अगले सेमेस्टर में होगी, ठीक है, मैकेनिक्स में, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। हो सकता है मैकेनिक्स में भी ना मिले, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मिले, कई जगहों पर अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहला फायदा यह है कि जिस भी फर्नीचर, जो भी फर्नीचर बनाया जाएगा टिम्बर का, उस फर्नीचर में शेप और साइज में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, इस लकड़ी का जिसका सीजनिंग किया जाएगा उसका अगला लाभ यह है कि उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और स्टीफनेस, यानी उसकी कठोरता, मजबूती और दृढ़ता, तीनों चीजें सुधरती हैं। उसके बाद होता है आपका, इस लकड़ी को जिसका सीजनिंग कर दिया जाता है, उस लकड़ी का प्रिजर्वेशन भी आराम से किया जा सकता है, उस पर पेंट पॉलिश भी अच्छी होती है, ये तीसरा फायदा है उसका। अगला फायदा कहें तो ये लकड़ी बाद में टेढ़ी मेढ़ी सिकुड़ती नहीं है, इसका श्रिंकेज या एक्सपेंशन यानी तापमान पकड़ के फैलना या सिकुड़ना कम होता है बाकियों की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद होता है कि अगर सीजनिंग हो चुकी है और कोई लकड़ी को एज ए फ्यूल यूज करना, ईंधन के रूप में यूज करना है, वो लकड़ी आसानी से जल जाती है, हरी लकड़ी नहीं जलती है। यानी एज ए फ्यूल यदि यूज कर रहे हो लकड़ी को तो ये जल्दी आग के संपर्क में आके आग पकड़ सकती है। यानी कि ऐसी लकड़ी का सीजनिंग का अपना लाभ है कि ये जलने के लिए काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद होता है कि इस पर काम करना, यानी इसकी ड्रेसिंग करना, इसको काटना, पीटना, दूसरे रूप में ढालना, ये सब थोड़ा पहले की अपेक्षा आसान हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा कि सीजनिंग करने के बाद लकड़ी पर जो फंगस हैं या इंसेक्ट्स हैं, यानी कीड़े मकोड़े या फुंगी लगने के जो चांसेस हैं वो काफी घट जाते हैं। तो ये सब फायदे हैं, इनको पॉइंट वाइज आप चाहें तो लिख सकते हैं सीजनिंग के फायदों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये सब एडवांटेज ऑफ सीजनिंग थे। तो मैं अगर आपको इसी तरीके से और बात करूं तो अब हम लोग बात करेंगे जहां से शुरू करना था हम लोग को, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सीजनिंग खत्म हो चुका है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर एंड स्पेसिफिकेशन। अब हम लोग किस पर बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर पर। टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। एक लकड़ी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं आपको मालूम है, आपके अंदर कौन कौन से गुण है, यदि मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं। आप कौन सा वाला जाना चाहते हैं। एक आदमी आया कहा कि सर मैं
जो है 100 पुशअप लगा लेता हूँ। आप आए, नहीं नहीं सर, हम मैथ के 100 न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो क्या इन दोनों क्षमताओं की तुलना करना अच्छा है? अच्छा कहने का मतलब, हो सकता है एक ही व्यक्ति ऐसा हो जो दोनों कर लेता हो। मतलब एक शारीरिक क्षमता के आधार पर यदि हम लोग देखें तब गुणों का आकलन कर सकते हैं, और एक बौद्धिक क्षमता के ऊपर हम आकलन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी आधार पे जो टिम्बर की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो गुण होते हैं, वो भी कई आधार पे हो सकते हैं, जिसमें से दो मुख्य हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टी इसकी मुख्य होती है। पहली प्रॉपर्टी जो फिजिकल, विच इज इंपॉर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इसको कहते हैं भौतिक गुण। टिम्बर के कौन से गुण? भौतिक गुण, ठीक है। और दूसरा होता है टिम्बर का क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसको कहते हैं हम लोग क्या? यांत्रिक गुण। दोनों में अंतर क्या होता है? कई बार ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा, यांत्रिक गुण। देखिए, किसी पदार्थ का भौतिक गुण जो होता है वो एक ऐसा गुण होता है जो हर अवस्था में उस पर बना रहता है। इन गुणों को होने या न होने के लिए किसी बाहरी बल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी बाहरी बल के प्रभाव में उसके वो गुण को हम लोग जान सकते हैं। जैसे यदि पूछूं कि किसी पदार्थ के अंदर खींचने का गुण है, तो वो उसका कौन सा गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी या मैकेनिकल? तो आप कहेंगे वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब वो पड़ा हुआ है, उसके भौतिक अवस्था में उसका गुण भौतिक गुण कहलाएगा। लेकिन यदि उस पर कोई बल लगाए उस समय उसका जो गुण होता है वो उसका कौन सा गुण कहलाता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यानी डक्टिलिटी की बात करें, खिंचाव की बात करें, तन्यता की बात करें, तो इस गुण को हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी में रखते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो बल के प्रभाव में जो गुण होते हैं उन गुणों को बताती हैं, वो होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज को बल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे उसका भार, भार है तो है, चाहे उस पर बल लगे चाहे ना लगे, भार उसका क्या है? एक तरीके का आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसके होने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। अब यदि हम लोग बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की टिम्बर के, तो दो तीन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? डेंसिटी की, इसकी डेंसिटी, या फिर इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक वेट। क्या नाम है दूसरा? स्पेसिफिक वेट। डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट, इनको बोलते हैं हम लोग टिम्बर का क्या? कि एक गुण है घनत्व या फिर आपेक्षिक द्रव्यमान या आपेक्षिक भार, ठीक है ना। आपेक्षिक भार या उसका घनत्व, ठीक है ना। किसी चीज का घनत्व क्या हो सकता है? सॉरी तो भार, ये सब क्या है? उसका घनत्व है, उसका। देखिए, घनत्व और भार ये सब आप पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन नहीं पढ़े हैं यदि तो अब देख लीजिएगा जरा सा। डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का, आप जानते हैं इसकी, अब ये सब यहाँ नहीं पढ़ाने वाली चीजें हैं, थोड़ा बेसिक में एक बार बता दे रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? केजी पर क्यूबिक मीटर। मतलब एक क्यूबिक मीटर का यदि आपका वॉल्यूम हो तो उसमें कितना केजी आता है। जैसे मैं एक बक्सा लूँ, उसमें लोहा भर दूं तो ज़्यादा भारी हो गया, उसी बक्से में यदि लकड़ी भरूं तो कम, उसमें पानी भरूं तो और कम। मतलब कोई चीज कितनी भारी है, एक एक ही बराबर बराबर टुकड़ा जिसका भारी रहेगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। ये सरल बात हुई, बाकी इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं वो बाद में, ठीक है। तो आप जान लीजिए एक गुण होता है लकड़ी का डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। तो असल में थोड़ा सा इसमें मैकेनिक्स का भी रोल है। ये सब जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ वो आपको मैकेनिक्स में डिटेल में मिलेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए थ्योरेटिकली आप ये जानिए कि जो चीज समान मात्रा में जो ज्यादा भारी है उसका घनत्व या उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? अधिक है, ठीक है। अब समान मात्रा में उसका घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या अधिक है और कितना होता है? तो एक चीज जान लीजिएगा, वैसे अगर देखा जाए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी लकड़ी की, तो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो उसकी नियरली इक्वल टू 1.54 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 1.54। अब पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, तो ये चीज जान लीजिएगा, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है ना वो पानी में तैरता रहेगा, और 1 से कम रहेगा तब भी तैरेगा। लेकिन जो 1 से अधिक होता है, अभी के लिए बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर के लिए,
वैसे भी ये बात आप 10th में और अगर 12th ठीक से किए होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे, लेकिन यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। कोई चीज पानी से यदि भारी है, पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी एक होता है, यदि कोई चीज पानी से भारी है तो वो पानी में डूब जाएगी, यानी एक से अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो डूब जाएगा, और एक से कम है तो ये क्या करेगा, तैरेगा। तो कहेंगे इसका तो सर लकड़ी का स्पेसिफिक ग्रेविटी तो पानी से अधिक है, डूब जाना चाहिए, जबकि लकड़ी तो तैरता है। इस सवाल का जवाब कुछ दिनों बाद मिलेगा अगले सेमेस्टर में कि क्यों फिर भी तैरता है। मैं आपको इतना बता दूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दो तरह की होती है, ठीक है ना, एक एपरेंट होती है और एक एक्चुअल होती है, ठीक है। तो ये आपका ये एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स है। लेकिन यदि इसी की हम लोग बल्क डेंसिटी की बात करें, बल्क डेंसिटी का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं भाई, बल्क डेंसिटी, तो इसका बल्क डेंसिटी जो होता है ना वो एक से कम होता है, इसी वजह से पानी पे तैरता है। बल्क मतलब ये होता है, मैं आपको हल्की से बात बता दूं, नियरली बल्क डेंसिटी की बात करें तो 0.6 के आसपास, ठीक है ना। इसका बल्क डेंसिटी नियरली कितना होता है, 0.6 के आसपास होता है। सभी लकड़ियों का नहीं, अलग अलग लकड़ी का अलग अलग होता है, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर समझ गए कि बल्क डेंसिटी का ये हिसाब किताब है। ये सब इसके भौतिक गुण है, इसका भार या इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, जबकि स्थूल अवस्था में जैसे कोई चीज फूल गया तो फूलने के बाद ये है, और फूलने का मतलब यहाँ पानी से फूलने से नहीं है, इसके बारे में मैंने कहा ना, थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपको, समझा तो मैं अच्छा सकता हूँ लेकिन थोड़ा कुछ और चीजों पे चर्चा करनी पड़ जाएगी अभी के लिए। और एक चीज और है कि एग्जाम में आपको ये सब इतना इंपॉर्टेंट बोलेगा नहीं, आपको केवल ये बता देना है कि लकड़ी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसका डेंसिटी होता है वो उसके एकांक आयतन में निहित लकड़ी की मात्रा होती है। एकांक आयतन में निहित लकड़ी की मात्रा, एकांक आयतन में यानी मास अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये इसको वेट अपॉन वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम। और ये दूसरा वाला भी क्या है, टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम है। और ये क्या होता है, टोटल वेट का मतलब यहाँ या वेट को टोटल ही रहने दीजिए, यदि अब दोनों का वेट तो सेम ही होगा, यहाँ वॉल्यूम जो होगा वो किसका होगा, वॉल्यूम टोटल होगा, और यहाँ केवल क्या होगा, वॉल्यूम स्पेसिफाइड होगा। यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है और ये वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बारे में चर्चा कमी, और दोस्त बस इतना जान लेना, ये पार्ट ना भी समझ में आए तो परेशान मत होना, बस इतना जान लो कोई चीज है डेंसिटी जो लकड़ी के अंदर पाई जाती है उसका एक गुण, हर पदार्थ का ये गुण है, लकड़ी का नहीं, हर पदार्थ का घनत्व होता है तो उसका गुण है, हर पदार्थ की बल्क डेंसिटी होती है उसका गुण है, ठीक है ना। तीसरा गुण जो होता है लकड़ी के अंदर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हीट कंडक्टिविटी और साउंड कंडक्टिविटी भी होती है, हीट एंड साउंड कंडक्टिविटी भी इसका एक गुण होता है, ठीक है ना। हीट कंडक्टिविटी क्या है, हीट कंडक्टिविटी यानी उष्मा चालकता, बल्क डेंसिटी को बोलते हैं स्थूल घनत्व, मैं ना हिंदी नाम भी लिख रहा हूँ, स्थूल घनत्व। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको डेंसिटी को, इसको हम लोग सिंपल भाषा में केवल क्या बोलते हैं, घनत्व या द्रव्यमान घनत्व बोल सकते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान घनत्व या घनत्व बोल सकते हैं, और इसको स्थूल घनत्व बोलते हैं। इनका मतलब ना अभी उतना जरूरी नहीं है, कुछ दिनों बाद आपको जबरदस्त क्लियर हो जाएगा, मतलब अगले सेमेस्टर, कुछ दिनों का मतलब अगले सेमेस्टर। हीट कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी उष्मा चालकता, किसी भी पदार्थ की यदि उष्मा बह सकती है, उसके अंदर उष्मा चालकता है, उष्मा चालकता है, लेकिन क्या इसमें विद्युत चालकता है, लकड़ी में उष्मा चालकता कम होती है, उतना ज्यादा नहीं, क्वाइट लो, यानी इसमें क्वाइट क्वाइट लो होती है क्या, हीट कंडक्टिविटी, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी इसमें क्या होती है, क्वाइट लो होती है, यानी इसमें जो उष्मा चालकता होती है वो कम होती है, ठीक है। इसी तरीके से चौथी प्रॉपर्टी इसके अंदर जो हम लोग कह सकते हैं वो उसका साउंड साउंड कंडक्टिविटी होती है, यानी ध्वनि कितनी तेजी से इसमें चलता है। तो एक चीज जान लीजिए, ध्वनि की चाल इसमें उतनी बुरी भी नहीं होती, ठीक ठाक से ही होता है, ठीक है ना। वुड में साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो 2 से लेके 17 गुना ज्यादा होता है नॉर्मल हवा में, 2 to 17 टाइम्स मोर देन नॉर्मल एयर, या मोर देन दैट इन एयर, मोर देन दैट इन एयर, यानी एयर में जो इसकी साउंड की चाल होती है उससे 2 से लेके 17 गुना तक अधिक हो सकती है लकड़ी के अंदर, किसमें, साउंड कंडक्टिविटी का मतलब होता है ध्वनि चालकता, ध्वनि चालकता, ठीक है ना। ध्वनि चालकता का मतलब होता है कि ध्वनि की चाल उसमें कैसी है, ध्वनि कितना तेज उसके अंदर भाग रहा है।
कुछ लोग सोचते होंगे सर ध्वनि उसमें कैसे, बात तो बोल रहे हैं, हवा में इतना तेज सुनाई दे रहा है, लकड़ी से कैसे सुनाई देता। ध्वनि का मतलब वॉइस नहीं होता, मुंह से निकले ध्वनि को वॉइस बोलते हैं। जबकि मान लीजिए हम हवा में ऐसे हाथ चलाए, आपको सुनाई दिया नहीं, लेकिन लकड़ी पे हाथ चलाइए दूसरे सिरे पर बहुत तेज से आपको सुनाई देगा। अगर लकड़ी के एक सिरे पर ठोकिए दूसरे सिरे पर आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा बहुत तेज। यानी उसमें जो आपकी चालकता है ध्वनि की वो क्या है, तेज है, ठीक है ना। तो आपको ये सब समझ में आया कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सब चीजें थी। इन द सेम वे यदि हम लोग बात करते हैं किसके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या, अब इस पर बल लगेगा और बल के प्रभाव में कैसा बिहेव करेगा। जैसे कि यदि हम बात करें पहली प्रॉपर्टी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, मुझे थोड़ा खराब लग रहा है क्योंकि ये सब टर्म जो है ना वो तुम लोग को मैकेनिक्स के बाद समझने चाहिए थे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, लकड़ी के अंदर दबा के कितना मजबूत है, यानी संदलन सामर्थ्य इसकी कितनी है, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। संदलन सामर्थ्य लकड़ी के अंदर कितनी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी। तो किसी लकड़ी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। ये 30 से लेके 77 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर तक बदलता है, ठीक है ना। मतलब इसके फाइबर्स की दिशा में, ठीक है ना, इसके फाइबर की दिशा में इसकी सामर्थ्य 30 से लेके 75 न्यूटन न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर तक वेरी करती है। कहेंगे सर क्या होता है, अरे इस पर जब बल लगाएंगे तो इस लकड़ी का 1 स्क्वायर मिलीमीटर का एरिया 30 से 75 न्यूटन तक का बल आराम से ले सकता है। बात समझ आ रही है, तो इसको बोलते हैं इसकी क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो बल लगाए तब ना पता चला कि कितनी मजबूत है, दबाव कितना दबाव कोई झेल सकता है वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कितना दबाव कोई झेल सकता है वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। आइए ये किस दिशा में है, यानी देखो लकड़ी को, अगर लकड़ी का ऐसे लट्ठा है, मान लो ये लकड़ी का क्या है, लट्ठा है, ठीक है, और इसमें ऐसे पतले पतले रेसे रहते हैं, लंबे 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 रेसे रहते हैं। तो इस दिशा में यदि इसको दबाओगे तब ये इतना शो करेगा, यानी पैरेलल टू ग्रेन्स हम बात कर रहे हैं, पैरेलल टू फाइबर्स या ग्रेन्स, पैरेलल टू फाइबर्स यानी फाइबर की दिशा में बल लगेगा। तब यदि ऐसे दबाएंगे तो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन उस दिशा में जल्दी नहीं टूटेगा। लेकिन उसी दिशा में, ये तो कंप्रेशन का वैल्यू था ना, लेकिन ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि यदि इसी लकड़ी को इस दिशा में ऐसे बाहर की तरफ खींचा जाए तब ये कितना बल ले लेगा। तो यदि इसको आप बाहर की तरफ खींचेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन, यदि इसको आप खींचें तो खिंचाव में 80 से लेके 190, 80 से लेकर के 190 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर है। तनाव में ज्यादा मजबूत होता है क्या, लकड़ी तनाव में क्या होता है, ये ज्यादा मजबूत होता है। क्लियर है पूरी बात यहाँ पे। तो आपको दो गुण इसके कौन से चले, फिजिकल वाले पता चले। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस होती है। हार्डनेस का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, देखो मजबूती और हार्डनेस में अंतर है। कोई चीज खूब मोड़ उड़ रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, तो नहीं टूटने वाला स्ट्रांग हुआ या उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हुई, ठीक है ना। लेकिन हार्ड का मतलब होता है कि उसको खुरचा नहीं जा सकता है। हार्ड का मतलब क्या, उसको खुरचा नहीं जा सकता है या उसमें छेद नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं हार्ड। टूट जाएगा वो, लेकिन उसमें ना खुरच सकते हो ना छेद कर सकते हो। जैसे डायमंड, हीरा, हीरे को खुरचना या उस पर छेद करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ बहुत हाई है, हो सकता है टूट जाए, बट उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है। तो ये सब गुण उसके अंदर, हार्डनेस पाया जाता है, नहीं कठोरता पाई जाती है, कठोरता के साथ साथ उसके अंदर टफनेस भी पाया जाता है, यानी टफनेस यानी चिमड़पन होता है। टफनेस का मतलब कोई चीज मोड़ने तोड़ने, जैसे किसी चीज को घुमा दिए छोड़े फिर सीधा हो गया, यानी वो स्टोर, वो ज्यादा एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। यानी ये बल लेकर जो है वो मुड़ता उड़ता है लेकिन वापस अपनी स्थिति में आ सकती है। लकड़ी जो होती है उसके अंदर इंपैक्ट झेलने की क्षमता होती है, और जो इंपैक्ट यानी झटका सहन कर सकता है। जैसे यदि ईंट हो तो ईंट पर हथौड़े से मारिए, वैसे दबाएंगे तो ईंट भी बहुत मजबूत है लेकिन झटका दिए तो टूट जाएगी। लकड़ी दबाने से भी कम जल्दी नहीं टूटती है, लेकिन झटका देने में तो लकड़ी को नहीं तोड़ सकते आप झटका देके जनरली ऐसे करके, इसलिए वो टफ भी ज्यादा है, खूब बढ़िया से उसकी टफनेस है। टफनेस का मतलब जो झटका सहन कर जाए उसको टफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलिए, तो आप एक एक चीजों को समझ गए, मेरा कहने का मतलब कि ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई,
इधर वाली फिजिकल और उधर वाली ये, तो ये सब कुछ गुण है। आपको जब कभी टिम्बर का प्रॉपर्टी लिखने को बोले एग्जाम में, ठीक है, तो आप सिंपल से फिजिकल वाले में जितना याद रहे वो लिख दीजिएगा, और मैकेनिकल वाले में अब कहेंगे सर केमिकल प्रॉपर्टी भी बताइए, रासायनिक तौर पे लकड़ी किन चीजों से मिलकर बनी है, वो उसका रासायनिक गुण हुआ, लेकिन उसको हमको कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए इंजीनियरिंग में एक तो फिजिकल की जरूरत होती है, एक मैकेनिकल की जरूरत होती है। केमिकल की जरूरत उतनी हमको पड़ती नहीं, ठीक है ना। जैसे सीमेंट सीमेंट जब पढ़ रहे थे तो हम उसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ रहे थे कि उसमें कौन कौन सी चीजें, चूना है, सिलिका है, एल्यूमिना है, वो सब उसका क्या था, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट था, केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टी उन वहां इंपॉर्टेंट नहीं थी, लकड़ी को हमको यूज करना होता है, उसके अंदर घुस के जानना नहीं कि वो क्या है। लेकिन सीमेंट को हमको बांधने के लिए पानी मिला के यूज करना है। तो आपको दोनों का क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। जब प्रॉपर्टीज पूछे तो फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी, टिम्बर की। अब क्या पढ़ेंगे तब सर, ये तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, तो जब प्रॉपर्टीज पढ़ लिया तो अगली चीज क्या पढ़नी है बताइए। आप ही ने जब प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ, अब डिफेक्ट्स इन टिम्बर पढ़ने हैं, डीकेन ऑफ टिम्बर। नहीं, टिम्बर जब खराब होती है उसके अंदर डिफेक्ट आता है, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। डिफेक्ट्स इन टिम्बर, टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स इन टिम्बर। डिफेक्ट्स की वजह से डीके होता है, डीके ज्यादा कुछ है नहीं, डिफेक्ट्स इन टिम्बर, ठीक है ना। आप डिफेक्ट्स क्या होते हैं तो एक चीज जान लीजिएगा डिफेक्ट्स इन टिम्बर के बारे में। टिम्बर के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कई वजहों से, डिफेक्ट मतलब समझते हैं ना, दोष, यानी लकड़ियों के दोष, लकड़ियों के दोष, ठीक है ना। यानी उनमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, कई तरह के दोष हो सकते हैं। यानी जो आपका दोष आ सकता है लकड़ी के अंदर, वो किन किन तरह का आ सकता है, कई रीजंस होते हैं दोष आने के, और उन रीजंस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, लकड़ी के अंदर दोष होने के कारण कीड़े मकोड़े होते हैं, यानी कई बार तो अभी नेचुरल फोर्सेस पर भी बात करेंगे। यानी डिफेक्ट जो होते हैं वो हो सकते हैं किसकी वजह से, पहला हो सकते हैं ड्यू टू इंसेक्ट्स, ड्यू टू इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के कारण कुछ दोष आ जाता है लकड़ी के अंदर। कुछ दोस्त यानी ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, यानी कुछ प्राकृतिक बल ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से, नेचुरल फोर्सेस यानी कुछ प्राकृतिक बलों के कारण ऐसा हो सकता है। या फिर डिफेक्ट जो हो सकते हैं उनका डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, यानी सीजनिंग के दौरान भी इसके अंदर कुछ दोष आ सकते हैं। या फिर कुछ दोष जो हो सकते हैं ड्यू टू कन्वर्जन भी आ सकते हैं, कन्वर्जन। इतने सारे टाइप के कम से कम और एक आध बेस पर दोष इसके अंदर आ सकते हैं। मैं अभी इन्हीं चीजों पर डिस्कस करूंगा कि ये क्या क्या रीजन है जिनके कारण ये सब दोष आ सकते हैं, तो मैं वन बाय वन बात करूंगा। सबसे पहला जो दोष आता है वो ड्यू टू इंसेक्ट्स आता है, और कोई भी बेस पर होगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्यू टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब ऐसे कौन से कीड़े हो सकते हैं जो इसको खराब कर सकते हैं, इसके अंदर दिक्कत ला सकते हैं। तो पहला जो कीड़ा इसके अंदर, लकड़ी के अंदर डिफेक्ट आ सकता है, वो क्यों, उसको बोलते हैं बीटल्स, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटल्स। बीटल्स, ये कौन सा दोस्त है, बीटल्स का मतलब नाम है तो क्या ही बोले, तो ये ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है ना। और ये बड़ी तेजी से डीके कराते हैं। देखिए डिफेक्ट का मतलब होता है दोष, और दोषों के कारण ही क्या होता है, डीके, यानी इनका हो जाता है क्षय। क्या हो जाता है, क्षय। तो क्षय मतलब होता है खराब होना लकड़ी का, उसका रीजन बनेगा डिफेक्ट, यानी किसी चीज में डिफेक्ट आएगा तो उसका डीके होगा। तो डीके के बारे में बहुत कुछ नहीं, लेकिन ये वो कीड़े हैं जो डिफेक्ट लाते हैं। डिफेक्ट किस तरह से लाएंगे तो लकड़ी फिर धीरे धीरे खराब होनी तय है। डिफेक्ट कैसे आएंगे, ये कीड़े क्या करते हैं, लकड़ी के अंदर पिन होल बना देते हैं 2-2 mm के, यानी दे फॉर्म स्मॉल पिन होल्स ऑफ अबाउट 2 mm, यानी ये 2 mm साइज के, 2-2 mm साइज के क्या बना देते हैं उसके अंदर, पिन होल। पिन होल मतलब छोटे छोटे सुराख बना देते हैं लकड़ी के अंदर, और ऊपर से उसकी सतह से अंदर पूरा लकड़ी के अंदर धंसा देते हैं। और उसके बाद पूरा इसका हार्डवुड क्या होता है, खराब हो जाता है। मतलब लकड़ी का जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, इसको झड़, अब बताइए पूरी लकड़ी उसमें ये बीटल कीड़े क्या होते हैं, छेद कर करके पूरे खराब कर देते हैं। ये एक तरह का कीड़ा है,
दूसरा आपका क्या कीड़ा हो सकता है जो खराब करता है, जिसको मैरीन बोरर्स बोलते हैं। मैरीन मैरीन बोरर्स। बोरर मतलब जो बोर कर देता हो, बोरर्स नहीं समझे, बोरिंग करने वाला। बोरर्स, बोरिंग मतलब होता है छिद्र करना, इसका नाम ही बोरर है। और मैरीन शब्द का यहाँ पे मतलब है कि ये ज्यादातर ऐसे कीड़े, ऐसे बोरर जो पाए जाते हैं वो सॉल्टी सॉइल में, जहाँ नमक की मात्रा ज्यादा हो वहां ये कीड़े क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सॉल्टी सॉइल में पाए जाते हैं। और ये लकड़ी के अंदर 25-25 mm तक का, 25 mm से लगाए 60-60 mm तक का, 25 से 60 mm का क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं लकड़ी के अंदर, बड़े बड़े। ये तो पिन होल करते हैं, छोटा ना, कि बड़ा बड़ा होल कर देते हैं लकड़ी के अंदर, और पूरी लकड़ी क्या होती है, बर्बाद हो जाती है इनकी वजह से। ठीक है ना, इनको समझ गए ना कि इनको ध्यान रखिएगा, कंप्लीटली जो होती है ना इनकी, ये पकड़ेंगे तो लकड़ी को ये भी खराब करते हैं। तीसरा होता है टर्मिट। टर्मिट का नाम तो आप घर में भी सुने होंगे, दीमक। टर्मिट, टर्मिट का दूसरा नाम जो होता है ना, टर्मिट्स का दूसरा नाम जो होता है, इनको एक और नाम देते हैं हम लोग व्हाइट आंट्स, यानी सफेद चींटियां भी बोलते हैं, व्हाइट आंट्स। यानी टर्मिट बोले या इनको हिंदी में दीमक बोलते हैं, दीमक। ठीक है ना, इनके नाम है इन कीड़ों के, दीमक। ये लकड़ी की सतह पर कुछ नहीं करते हैं, और ना ना एक चीज जान लीजिएगा, जो मैरीन बोरर्स होते हैं ना, मैरीन बोरर्स, इनका मुख्य काम क्या होता है, इनका मुख्य काम क्या होता है, ये लकड़ी के अंदर होल बना देते हैं। ठीक है ना, और ये होल काफी गहरा कर देते हैं। टर्मिट्स के अंदर खास बात होता है, ठीक है ना, ये पाए जाते हैं ऐसी जगहों पर, और कॉलोनी बना के रहते हैं लकड़ी के अंदर। यदि एक बार घुस गए तो कॉलोनी मतलब भारी संख्या में एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है ना, और ये इतना तेज खाते हैं लकड़ी को, ये खाता नहीं था, ये केवल होल करता था। ठीक है ना, और ये क्या करते हैं, ये कॉलोनी बना के रहेंगे, और ये क्या आते हैं, लकड़ी को खाना शुरू कर देते। कहां से, इसके अंदर से, यानी इसके कोर में। ऊपर से लकड़ी एकदम साफ दिखेगी, यानी लकड़ी की अलमारी है ना, तो पूरा दिखेगी कि अलमारी है, और अंदर से खोखला। यानी इसके कोर में जा करके इतना तेजी से खाते हैं कि वो पूरा बर्बाद करके उसको रख देते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ ही लकड़ी है, जैसे टीक के अंदर मैंने बताया था, टीक यानी सागौन। फर्नीचर इसी का क्यों बनाते हैं, फर्नीचर मैंने बताया था टीक का बनता है। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर कुछ, सागौन की लकड़ी के अंदर कुछ ऐसा अपने आप में गुण है कि टर्मिट उस पर अटैक कर ही नहीं पाता है। ठीक है ना, आजकल तो मार्केट में फर्नीचर बनाते समय कई सारे टर्मिनेटर आता है, आप सुने होंगे मार्केट में आता है, टर्मिनेटर मिलाइए और घरों को दीमक से बचाइए। तो इसका कहने का मतलब होता है, एक सेकेंड, सॉरी ठीक है, तो मैंने बताया कि टर्मिट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपका ये कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो थे, ये तीन तरह के कौन से थे, इंसेक्ट्स थे, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे थे ड्यू टू इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो दूसरा चीज और क्या हो सकता है, तो ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस भी बात कर लेते हैं। ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा नेचुरल फोर्सेस वाला, यानी प्राकृतिक ऐसी क्या क्या घटनाएं हैं जिनकी वजह से भी लकड़ी के अंदर डिफेक्ट यानी दोष आ सकते हैं। ठीक है ना, उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो आ सकता है सेक का। सेक का मतलब क्या होता है, सेक मतलब होता है लकड़ी के जो क्रॉस सेक्शन है उसका डिस्टर्ब हो जाना, उसको बोलते हैं पहला ही प्रॉब्लम जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेक्स, SHAKES। तो सेक का मतलब होता है, इसको बोलते हैं विपाट, हिंदी में क्या बोलते हैं, विपाट, विपाट। ये ज्यादा अच्छा है कि आप इसी को याद रखिए। ठीक है ना, विपाट मैं हिंदी भी बताता चलूंगा। और ये क्या है, ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, हो सकता है ना आपको कोई बिना एक वर्ड इंग्लिश लिखे पूरा हिंदी में पढ़ा रहा हो, कभी गलती से इंजीनियरिंग को पूरी तरह से हिंदी में मत पढ़ना, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे, ये जान लो। तुम हो जाओगे परेशान, ये जान लो भविष्य में। हो सकता है कोई तुम्हें मन की संतुष्टि के लिए बिल्कुल हिंदी में पढ़ाए, तुमको बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में, बचना उससे, उससे बचना, वो घातक है तुम्हारे लिए। थोड़ा थोड़ा अजीब से अंग्रेजी चलते चलो, तुमको समझ में भी आएगा, और आदत डाल लोगे तो आगे तुम एकदम स्ट्रांग बन के निकलोगे। ठीक है ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस का मतलब होता है बाहरी प्राकृतिक बलों के कारण कौन कौन से डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है ना, अब उसमें क्या होता है सबसे पहले, तो उसमें सबसे पहला आता है आपका हार्ट सेक। सबसे पहला कौन सा आता है, सेक कई तरह के होते हैं, पहला कौन सा होता है, हार्ट सेक। सेक का मतलब अभी समझ जाएंगे आप, हार्ट सेक,
लकड़ी ऐसे है, गोल लट्ठा है उसका, ये लट्ठा है उसका, ऐसे लंबाई है उसकी, लंबाई है। और इसका ना जो अंदर की लकड़ी है वो ऐसे फट गई है। कभी देखें लकड़ी को ऐसे अंदर से ऐसे क्या हुआ, फट जाता है। उसका जो लट्ठा होता है लकड़ी का वो फट जाता है, बीच में फटा होता है ऐसे। इसको बोलते हैं हार्ट वुड में सेक आ गया। हार्ट वुड क्या होता है बताया था ना, लट्ठे के अंदर जो बाहरी लकड़ी थी उसको सॉफ्ट वुड बोले थे, अंदर वाले को हार्ट वुड बोले थे। जब भीतरी कोर की लकड़ी में पूरी लंबाई में फटान आ जाए तो उसको बोलते हैं हार्ट सेक। इसी तरीके से दूसरा होता है स्टार सेक। स्टार सेक तो आप समझ जाइए स्टार सेक कैसा होगा। अब ये लकड़ी जो होगी वो ऐसे बाहर से ऐसे फटी रहेगी, ठीक है ना। ऐसे क्या रहेगी, ऐसे क्या रहेगी, बाहर से ऐसे फटी रहेगी हल्की हल्की, ठीक है ना। ऐसे लट्ठा रहेगा, ऐसे बाहर से फटा रहेगा, ठीक है ना, ऐसे फट जाएगा। किनारे लकड़ी के क्या होंगे, फट जाएंगे। तो जब लकड़ी के किनारे ऐसे पित्त की तरफ, ये पित्त होता है, पित्त की तरफ फटे, इसमें पित्त ही फट गया है बीच की लकड़ी, इसमें पित्त नहीं फटा है, बाहर से अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार सेक, ठीक है ना। सेक मतलब विपाट आना या फट जाना, ठीक है। लेकिन ये हुआ है हार्ड सेक, ये हुआ है स्टार सेक। एक होता है कप सेक, तीसरा कौन सा होता है, कप सेक। कप सेक क्या होता है, इसमें ऐसे लकड़ी रहती है और वार्षिक वलयों की दिशा में, मतलब ये ऐसे फटता है, ऐसे इसमें दरारें पड़ती हैं, ऐसे दरारें पड़ती हैं, ऐसे ऐसे फटता है लकड़ी। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि इसका जो वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स होता है उसकी दिशा में फट गया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कप सेक। ये सब क्यों हो रहा है, इनके यदि मैं रीजन पूछूं कि क्या होता है, तो जब देखिए इसमें क्या होता है ना, बाहर की लकड़ी पे काफी ठंडा है और अंदर की लकड़ी अंदर से गर्म है, तो ये ऊपर सिकुड़ना और ये नीचे फैलना, ये फट जाता है रीजन। कई बार लकड़ी को बाहर छोड़े रखिए तो बाहरी सतह एकदम सूख जाती है और अंदर लकड़ी ढका रहे, जैसे बहुत धूप में छोड़ दीजिए लकड़ी को, लट्ठे को, तो बाहर गर्मी बढ़ जाती है और अंदर क्या होता है, अभी अंदर है तो ढका हुआ है तो वहां गर्मी कम रहती है, तो इसलिए बाहर की लकड़ी फट जाती है। कब से क्या होता है, एनुअल रिंग के दिशा में डिस्टर्ब हो जाते हैं ये पूरे। तो इन सब का कुछ न कुछ प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, फट जा रहा है। तो ये सब नेचुरल फोर्सेज है, प्राकृतिक कारण जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये कप सेक की तरह ही एक और सेक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर यहीं पर बात कर लें लगे हाथ, तो इसको बोलते हैं एक और, जिसको बोलते हैं हम लोग रिंग सेक। क्या बोलते हैं, रिंग सेक। उसमें होता क्या है, ऐसे ही फटता है, ऐसे मतलब ऐसे वलयों की दिशा में, लेकिन वो पूरा ऐसे हल्का सा, पूरा गोलाई में ऐसे हल्का हल्का फट जाता है। तो इसको बोलते हैं रिंग सेक। ये फटान है ये सब, ये हल्का हल्का पूरा गोलाई में क्या हुआ, और महीन यानी फाइन, फाइन फाइन क्रैक्स आपको दिखेंगे, फाइन क्रैक्स यानी महीन दरारें दिखेंगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिंग सेक, ठीक है ना। एक होता है रेडियल सेक, एक होता है आपका रेडियल सेक। रेडियल सेक, रेडियल सेक का मतलब क्या होता है, ये सब कहीं ना कहीं रेडियली जा रहा है। रेडियल सेक का मतलब होता है ये रेडियली जा रहा है। रेडियली का मतलब ये ये किसी की तरह, स्टार सेक की तरह। स्टार सेक कैसा था, बाहर से ऐसे फटा था, ये हल्का हल्का फटेगा, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दरारें नहीं रहेंगी। फाइन, फाइन क्रैक्स, फाइन क्रैक्स, क्रैक्स लाइक, लाइक स्टार सेक्स, स्टार सेक यानी स्टार सेक की तरह ही रहेगा, लेकिन ये जो दरारें फट रही है ना वो महीन महीन दरारें फटेंगी, ठीक है। तो ये सब कहीं न कहीं किसी न किसी तरह के क्या थे, ये सब कहीं न कहीं सेक के ही भाग हैं। नेचुरल फोर्सेज में एक चीज आई सेक, और इसी सेक के इतने सारे भाग हो गए, कितने टाइप के सेक। नेचुरल फोर्सेज में हमें एक चीज हम लोगों को बताया है, ठीक है ना। तो आपने इतना समझ लिया कि ये सब सेक हैं, किसी न किसी तरह के क्या है, सेक है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, दूसरी चीज के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि आपका इसमें और क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जो नेचुरल फोर्सेस के कारण होते हैं। तो इसमें दूसरी चीज मैं बदल के दिखा देता हूं आपको। ये मैंने पहला बताया नेचुरल फोर्सेज में सेक, दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूं सेक के बाद, दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूं कि दूसरा अपसेट क्या होता है। अपसेट, अपसेट्स, अपसेट का मतलब क्या होता है लकड़ी के अंदर, अपसेट का क्या कारण क्या होता है। अब यहां पर जान लीजिएगा, किसी लकड़ी का लट्ठा काटा गया, ठीक है ना, और उसको गिरा दिया गया, उसके रेशे कुचल गए,
लकड़ी ताजी काटी गई और उसको गिरा दिया गया, और किसी जगह पर, जैसे पेड़ को जब काटा जाता है ना, तो उसको धीरे धीरे पहले रस्सी से पूरा बांध लेते हैं ऊपर, उसके बाद जब काटते हैं तो धीरे धीरे उसको छोड़ा जाता है ताकि वो धीरे धीरे नीचे क्या हो, लेट जाए। ये नहीं कि काट के छोड़ दिए गिर गया धड़ाम से, उससे क्या होता है, उसके जो रेसे लंबाई की दिशा में थे वो कुचल जाते हैं। तो उस कुचले रेसे को हम लोग बोलते हैं क्या, अपसेट्स। अपसेट्स का मतलब कुचले हुए रेसे। और ये क्यों होता है, ये पेड़ को गलत तरीके से गिराने के कारण होता है। तीसरा चीज जो होता है वो होता है ट्विस्टेड फाइबर। ट्विस्टेड फाइबर, फाइबर मतलब होता है रेसे, ट्विस्टेड यानी फाइबर टूट गए तो अपसेट हो गया। ट्विस्टेड फाइबर कब हो सकता है, मान लीजिए आपने यहाँ एक मकान बनाया हुआ है, ठीक है ना, एक मकान की दीवार है, और इस मकान की ये जमीन है, और यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ अपना ऐसा बढ़ रहा है। जब हवा चलेगी तो इधर तो दीवार, इधर से हवा आएगी नहीं, लेकिन इधर से जब भी हवा चलेगी तो पेड़ पे लगातार हवा लगेगा। हवा के लगे होने से कई बार देखिएगा कुछ पेड़ ना एक दिशा में झुके हुए होते हैं, सीधा नहीं रहते हैं, वो दीवार की तरफ से या तो दीवारें पे झुक जाएंगे या दीवार से दूर। तो उसके पूरे फाइबर एक दिशा में हवा चलने से, लगातार एक ही दिशा में हवा खाने से पेड़ के फाइबर जो होते हैं वो ऐसे ऐंठ जाते हैं, इनको बोलते हैं ट्विस्टेड फाइबर। इसका मुख्य कारण क्या होता है, उसमें ब्लोइंग ऑफ विंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ब्लोइंग ऑफ विंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी हवा का लगातार एक दिशा में चलने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आपका आ गया। इसके बाद आपका आता है एक और प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं रिंडगाल। चौथा चीज क्या होता है, रिंडगाल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं छाल सूजन। रिंडगाल का मतलब होता है छाल सूजन। छाल सूजन का मतलब क्या हुआ, छाल सूजन का मतलब क्या होता है, पेड़ की छाल कई बार क्या होती है, सूज जाती है। कब ऐसा हो सकता है, मतलब एक कहीं पर कई कारण हो सकते हैं इसके, स्वेलिंग हो जाए, ठीक है ना, कहीं पर पेड़ को स्वेलिंग हो जाए, ठीक है ना, पेड़ ऐसे सीधा जा रहा था और उसका कहीं पर किसी वजह से, अब चोट लगने की वजह से, या ब्रांचेज को कभी कभी मान लीजिए कोई शाखा निकली थी उसको तोड़ दिया, वहीं पर कोई बच्चा खेलते खेलते गया तोड़ दिया, उस जगह पर बढ़ता है जब पेड़, तो उस जगह पर एक गड्ढा बन जाता है और उसमें फिर वो कवर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेयर उसका, तो वो एक सूजन टाइप का दिखता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिंड गाल, ठीक है ना। जहां पर भी कोई ब्रांच अनियमित तरीके से, गलत तरीके से कोई ब्रांच यानी शाखा तोड़ी जाएगी, वहीं पर ये जनरली क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। और इस जगह पर लकड़ी कमजोर हो जाती है, इस जगह पर लकड़ी क्या होती है, कमजोर हो जाती है, जहां पर भी छाल सूजन होगी वहां लकड़ी क्या होती है, कमजोर हो जाती है, क्लियर है। उसके बाद आपका आता है नॉट यानी गांठ। अगली चीज क्या आती है, नॉट। ये सब क्या है, नॉट यानी इसको बोलते हैं गांठ, ठीक है ना। गांठ, लकड़ी में गांठ कैसे बन सकती है बताइए, लकड़ी के अंदर गांठ कैसे बन सकती है। तो इसका मतलब होता है कि जब भी कोई पेड़ सीधा खड़ा है, ठीक है ना, और छोटी ब्रांचेज उसके अंदर से निकल रही हैं, तो जहां से तने से ब्रांच निकलती है ना, आप सोचिए लकड़ी के अंदर ना ऐसे एनुअल रिंग होती होंगी। रिंग मतलब जब आप देखेंगे लकड़ी को कहीं से काटेंगे तो ऐसे गोल गोल महीन महीन से घेरे होते हैं, जिनको वार्षिक वलय या एनुअल रिंग बोलते हैं। ये एनुअल रिंग जब होते हैं तो मान लीजिए पेड़ का ऐसे तना ऊपर जा रहा है, तो उसी तने की दिशा में एनुअल रिंग क्या होता है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब ब्रांच निकलेगी तो उसका भी तो एक घेरा बनेगा, यानी एक ऐसे गोल गोल रिंग रिंग ऊपर जा रहा था, एक रिंग यहां से निकली, तो जहां से निकलती वहां वार्षिक वलयों की दिशा अचानक बदल जाती है, यानी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एनुअल रिंग्स। उस जगह पर लकड़ी ना समझ नहीं पाती कि उसको किधर बढ़ना है, तो उस जगह पर लकड़ी काली पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं गांठ। गांठ कई साइज की होती है, बड़ी गांठ, छोटी गांठ। आपको अभी इतना नहीं जानना है, लेकिन इतना आपको मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूं, यदि कोई गांठ बड़ी है यानी लार्ज है, तो लार्ज गांठ का मतलब हुआ वो 40 mm से बड़ी होगी, यानी 4 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ को बड़ी गांठ कहते हैं। और 6.5 mm यानी आधा सेंटीमीटर से आसपास छोटी गांठ है, तो उसको पिन नॉट या छोटी गांठ कहते हैं, ठीक है ना। पिन नॉट, स्मॉल नॉट, मीडियम नॉट, लार्ज नॉट, तो अभी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आगे याद करिएगा, अभी फिलहाल डिप्लोमा के एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है ना, नॉट। उसके अलावा आपका आता है फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस क्या है, ये भी नेचुरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आता है। इनका हिंदी नाम यदि आप सोच रहे हैं क्या है, तो जो रहेगा फॉक्सीनेस का कोई हिंदी नाम नहीं है, और एग्जाम में आएगा भी नहीं, एग्जाम में भी लिखा रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा, हो सकता है किताब में गलती से आपके दे भी दे, तो आप जान लीजिए
हो सकता है पहले बात कि इतना सब तो आपकी किताब में नाम हो सकता है कुछ ना भी मिले, मैं जो नाम लिखूंगा हो सकता है कई सारे आपकी किताब में ना भी मिले, अच्छी किताब रहेगी तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ना भी मिले तो फॉक्सीनेस ऐसे लिखा हुआ जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। फॉक्सीनेस क्यों होता है? ये क्या होता है ना, कई जगह पर लकड़ी ना पीली पड़ जाती है, लकड़ी था उसका रंग जगह जगह पर पीला पड़ जा रहा है, ठीक है। उसका कारण क्या होता है? किसी जगह पर लकड़ी का रंग यदि पीला पड़ जा रहा है तो बोल रहे हैं कि लकड़ी के अंदर एक दोष है जिसको हम लोग फॉक्सीनेस बोलेंगे। इसका क्या रीजन होता है? लकड़ी के अंदर यदि पुअर वेंटिलेशन है, यानी हवा पानी इसको नहीं लग रहा है, किसी बंद जगह पर लकड़ी रखी गई है, तो उसके वजह से उसके अंदर क्या आता है, फॉक्सीनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज जान लीजिएगा। इसी तरीके से इसका मिलता जुलता भाई होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डक्सीनेस। ड्रक्सीनेस, ड्रक्सीनेस क्या होता है? 7वें नंबर पे, ये भी नेचुरल कॉज ही, ड्रक्सीनेस। ड्रक्सीनेस सुनने में इसके जैसा जरूर लग रहा है लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। ये एक ताजी लकड़ी हो और उसका जल्दी ही क्षय होने लगा हो, किस वजह से? इस पे सफेद धब्बे की वजह से। उसमें एक फंगी होता है, एक फंगी एक तरीके का है ना, और वो फंगी इसका मिल करके अर्ली एज में ही इसका डीके कर लेता है, ठीक है ना। एक ताजी लकड़ी का, हेल्दी वुड का क्या हो जाए, मतलब इसमें लकड़ी पीला पड़ रहा था, इसमें कैसा लकड़ी पड़ जाएगा, व्हाइटिश, कैसा हो जाएगा, सफेदी पा करके खराब होने लगेगा। रीजन इसका क्या हो सकता है? और ये किसके अंदर ज्यादातर पाया जाता है? फॉक्सीनेक्स पुरानी लकड़ी में पाया जाता है, लेकिन ड्रक्सीनेक्स क्या होता है, इसका एक अर्ली डीके होने लगे, हेल्दी टिम्बर हो अभी और उसका अर्ली ही डीके होने लगे तो इसको कहते हैं हम लोग ड्रक्सीनेस हो रहा है इसके अंदर। इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब डिफेक्ट क्यों क्यों थे? नेचुरल फोर्सेस के कारण, अपने आप लकड़ी पड़ी हुई थी, हो गए। लेकिन कुछ और डिफेक्ट्स हैं जो हमने खुद पैदा किए। डिफेक्ट्स ड्यू टू डिफेक्ट्स ड्यू टू डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन या कन्वर्जन। कन्वर्जन के कारण कौन कौन से डिफेक्ट लकड़ी के अंदर आ सकते हैं? कन्वर्जन के कारण कौन कौन से डिफेक्ट लकड़ी के अंदर आ सकते हैं उनको भी देख लीजिए, ठीक है ना। कन्वर्जन का मतलब होता है लकड़ी को आप छील रहे हैं, काट रहे हैं, तो उस समय उसके अंदर एक दो दोस्त इंपॉर्टेंट है उसमें, जिसमें से एक आता है पहला ही टॉर्न ग्रेन या फॉर्म ग्रेन। इसको टॉर्न ग्रेन या फिर फॉर्म ग्रेन दोनों बोलते हैं, दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है ना। फॉर्म ग्रेन और टॉर्न ग्रेन। लकड़ी पर मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई टूल गिर गया, इम्प्रॉपर फॉलिंग ऑफ टूल, कोई टूल मतलब छेनी, हथौड़ी, रंदा, बसुला, कुछ भी गिर गया लकड़ी के ऊपर, और उसको लकड़ी पर ऐसे चपट गई, मतलब लकड़ी हल्का सा क्या होता है, गिरेगा ना तो वहां पे डिप्रेशन बना देता है। मतलब ये क्या होता है, यदि मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा the defect caused when a small depression is formed on the finished surface of timber by falling of a tool। किसी टूल के बनी बनाई चिकनी की गई रंदा मारी गई लकड़ी के ऊपर कोई टूल गिर जाए फिनिश्ड सरफेस पर, तो उसकी सतह पर एक गड्ढा पड़ जाता है जिसको टॉर्न ग्रेन या फॉर्म ग्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। इसी तरह से डायगोनल ग्रेन भी एक चीज होती है। दूसरा क्या बोले हम लोग, डायगोनल ग्रेन, डायगोनल ग्रेन, ठीक है ना। डायगोनल ग्रेन, इन सब के नाम हिंदी में बता याद रखना, बात समझ रहे ना। यदि यदि लकड़ी के, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या इस आवाज में? मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार कंटिन्यू बोलता हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगर भाई भैया हाल चाल करता रहूंगा तो जो दो दो तीन तीन वीडियो में आपका खत्म हो रहा है टॉपिक ना, वो 5-6 वीडियो लग जाए, ये जान लीजिए, ठीक है ना। क्लियर है। तो इसका रीजन क्या होता है कि मैं बातचीत आपसे नहीं करता हूँ, कंटिन्यू पढ़ाता हूँ। तो कंटिन्यू सुनने की वजह से ही दो दो तीन तीन वीडियो में आप उतना सब कवर कर लेते हैं जो बाकी आप लाइव क्लास में, हाँ सब लोग आ गए, हाँ ठीक है, चलिए और बताइए कैसे हैं, ये सब बातें कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए जब टिम्बर की सरफेस पर डायगोनल मार्क्स मिले, ठीक है ना, और ये कैसे बन सकते हैं, जैसे लकड़ी को उसके रेशे की दिशा में चीरना चाहिए। यदि लकड़ी का पटरा निकल के आया है तो उसमें रेशे ऐसे दिखने चाहिए, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, या फिर ऐसे। लेकिन कई बार ना ये रेशे कैसे दिखने लगते हैं, लकड़ी का पटरा चीर के आया क्योंकि उसको तिरछे चीर दिया गया, तो ये क्या है,
ये जो ग्रेन आ रहे हैं वो कैसे हैं, डायगोनल। तो इसको कहते हैं एक प्रॉब्लम है। लकड़ी को हमेशा उसके रेशे की दिशा में रखना चाहिए, यानी जो महीन महीन दरारें लकड़ी पर दिखें वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आप उल्टे डायरेक्शन में किसी एंगल पे चीर दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर तीसरा आता है आपका चिप मार्क। चिप मार्क, चिप मार्क क्या होता है, जब आप रंदा लगाना सुने, कोई देखे होंगे लकड़ी को चिकना करते समय एक अपने हाथ में या फिर मशीन भी अब आती है, उससे ऐसे ऐसे आगे पीछे करता है ताकि लकड़ी को छिल के एकदम फिनिश। जब वो छिल रहा होता है कई बार लकड़ी ज्यादा पकड़ में आ जाती है, तो वो लकड़ी क्या करता है, ऐसे फाड़ देता है उसको, फिर वो उसको चिकना देता है, तो हल्का सा दब जाता है। क्यों, किस वजह से आता है, ये चिप मार्क लकड़ी के अंदर क्यों आता है, उस प्लानिंग मशीन के कारण आता है। प्लेनिंग मशीन क्या होती है, प्लेनिंग मशीन क्या होती है, वही रंदा लगाने वाली मशीन जो प्लेन करती है, इसको बोलते हैं प्लेनिंग मशीन। तो प्लेनिंग मशीन की वजह से उसकी सतह पर जो गड्ढा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चिप मार्क, ठीक है ना। देखो डिफेक्ट को इतने डिटेल में कहीं मतलब हो सकता है आपकी किताब में ना मिले तो परेशान मत होइएगा। चौथा आपका कन्वर्जन की वजह से जो डिफेक्ट है वो होता है वेन। वेन, वेन, वेन कैसा डिफेक्ट होता है, ठीक है ना। देखिए लकड़ी की जब चिराई करते हैं तो मान लो ये गोल लकड़ी है, ठीक है ना, इसका पटरा बनाए, इसको ऐसे चीरें। अभी आपके में एक टॉपिक है नहीं, साइंग ऑफ टिम्बर, नहीं तो फिर वो दिक्कत देता है आपको। जब इसको ऐसे पटरे में चीरेंगे लकड़ी को, मान लीजिए ये पटरा बाहर निकालेंगे ऊपर वाला, तो ये वाला जब लाएंगे ऐसे, जब ये वाला ऐसे निकाल के बाहर लाएंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, हल्का सा ऐसे नहीं दिखेगा, तिरछा दिखेगा, पटरा सीधा नहीं दिखेगा, ऐसे तिरछा दिखेगा। तो इसको सीधा कर लेंगे, लेकिन कई बार लोग पटरा चिराते हैं तो साइड में कहीं कहीं राउंडेड ऐसे दिखता है, ये राउंडेड ऐसे दिखता रहता है, इस दोष को बोलते हैं हम लोग क्या, वेन। वेन मतलब एक्चुअल राउंडेड सरफेस विजिबल, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, वेन। वेन मतलब यदि जो चिराई गई लकड़ी पर उसका नेचुरल जो राउंडेड सरफेस है वो दिखाई दे तो इसको हम लोग बोलते हैं वेन। ये सब हो गया कंप्लीट आपका डिफेक्ट नेचुरल वाला, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ टॉपिक हमें डिफेक्ट्स में और भी बचे हुए हैं। डिफेक्ट्स का मतलब यदि आप सीजनिंग कर रहे होते हैं तब भी कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सीजनिंग के दौरान कौन कौन से डिफेक्ट्स आ जाते हैं, छोटा सा उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हमें प्रिजर्वेशन और वो अगले लेक्चर में कराएंगे क्योंकि लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीजनिंग के दौरान मतलब डिफेक्ट्स ड्यू टू, यदि हम सीजनिंग की बात करें, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग ऑफ टिम्बर, इसके वजह से जो डिफेक्ट्स आते हैं टिम्बर के वो कौन कौन से होते हैं, तो एक चीज जान लीजिएगा यहाँ पे। सीजनिंग के दौरान देखो मैंने बोला कि लकड़ी से जब रस निकलता है ना तो अलग अलग ऐंठन होती है, तो सबसे पहले ऐंठन को हम लोग बोलते हैं वार्प। वार्प मतलब होता है एक तरीके से ऐंठन या मुड़ाव। वार्पिंग क्या होती है, यदि किसी टिम्बर में से रस को निकाला जाएगा, उसको भट्ठे में ले जाके उसके अंदर से जो सैप है वो बाहर आएगा ना, तो कई बार वो लकड़ी क्या होती है, किसी न किसी दिशा में क्या होती है, ऐंठ जाती है, उसको हम लोग वार्प बोलते हैं, ठीक। वार्प का मतलब होता है आउट ऑफ शेप, किसी भी आकृति की टेढ़ी हो गई, उसको बोलते हैं वार्प। वार्पिंग के ही अलग अलग टाइप है लेकिन नाम उनके, किसी भी दिशा में लकड़ी का ऐंठ जाना, सैप निकलने के कारण लकड़ी का किसी भी दिशा में ऐंठ जाना वार्पिंग कहलाता है। एक चीज होती है बो। बो मतलब अब कहेंगे सर झुकना, तो देखो ये किसी भी दिशा में था ना झुकना, ठीक है ना, लेकिन लंबाई की दिशा में यदि कोई लकड़ी, जैसे मान लो पटरा इसका है लकड़ी का, लकड़ी का क्या है, ऐसे पटरा था और ये पटरा कुछ इस टाइप से क्या हुआ है, ऐसे झुक गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बो। बो मतलब ये लंबाई की दिशा में कोई लकड़ी का टुकड़ा झुका, तो इसको बोलेंगे सीजनिंग के दौरान इसके अंदर क्या हो गई, बोइंग हो गई। बोइंग मतलब ये झुक गया है, ठीक है। अगला क्या है, ट्विस्ट। अगला क्या है, ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब होता है ये अनियंत्रित, मान लीजिए ऐसे लकड़ी का टुकड़ा था, ऐसे झुक गया है, किसी भी आधा उधर झुक गया उस दिशा में, आधा क्या है उस दिशा में झुक गया, और आधा जो है वो उस दिशा में ऐसे ऐसे झुक गया है, मतलब टेढ़ा हो गया, ऐसे पलटी मार गया है, दोनों दिशाओं में झुक गया, मतलब इसका एक फेस इधर दिख रहा है, दूसरा फेस क्या है, उधर दिख रहा है। यदि ऐसे बात करें तो मतलब ये ऐसे ऊपर उड़ गया, ये नीचे दब गया, मैं बना नहीं पा रहा हूँ बट ऐसे टाइप से झुका है कि इसका ऐसे, मतलब ये मान लो ऐसे सीधा है तो ये ऐसे झुक गया ऐसे,
इधर वाला इधर उड़ गया, इधर वाला इधर उड़ गया, तो इसको बोलते हैं ट्विस्ट कर गया। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कई बार, कप। कप कप क्यों होती है सीजनिंग के दौरान? तो सीजनिंग के दौरान यदि ये तो लंबाई की दिशा में ऐसे झुका था ना, लेकिन लकड़ी कई बार ऐसे चौड़ाई की दिशा में ऐसे झुक जाती है। चौड़ाई की दिशा में लकड़ी जब ऐसे झुकती है तब उसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या हुआ है, कप। तो ये लकड़ी ऐसे झुक गई है, ऐसे, तो इसको बोलते हैं सीजनिंग के दौरान जब होता है तो ये होता है इसके अंदर कप। इसके अलावा केस हार्डनिंग है, यानी केस हार्डनिंग का मतलब होता है कोई लकड़ी है, मोटी लकड़ी है, उसका कुछ सतह ना बाहर है वायुमंडल में और अंदर लकड़ी के धंसा हुआ है, तो होता क्या है, बाहर का सतह क्या होता है ना, वायुमंडल को झेलता है, तो कई बार वो ज्यादा श्रिंक कर जाता है या ज्यादा फैल जाता है और अंदर वाला कम रहता है, तो उस स्थिति में एक तनाव बन जाता है, इस स्थिति को बोलते हैं केस हार्डनिंग। तो ये सब था, किस वजह से दिक्कत ये सब हुआ, ये सब दिक्कत जो हुआ वो आपका आपका सीजनिंग के दौरान हुआ। इसके अलावा इफेक्ट्स इफेक्ट्स कुछ और डिफेक्ट आ सकते हैं, वो फंगी के कारण हो सकते हैं। यानी लास्ट हम बता रहे हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी, डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी। फंगी मतलब कोई ना कोई ऐसे फंगस होंगे जो लकड़ी को बर्बाद कर रहे होंगे। पहला फंगस क्या हो सकता है, जिसको हम लोग मेनली दो ही बताऊंगा, होते बहुत हैं यार लेकिन मैं दो ही बताऊंगा। देखो, ड्राई रॉट और एक होता है वेट रॉट। वेट रॉट, ड्राई रॉट क्या होता है, शुष्क गलन बोलते हैं। लकड़ी क्या होती है ना, झड़ने लगती है, कभी ध्यान दीजिएगा, शुष्क गलन, और इसको बोलते हैं गीला गलन। गीला गलन, यदि मैं तुमको इसके बारे में बताऊं तो शुष्क गलन का मतलब होता है लकड़ी को यदि लैक ऑफ वेंटिलेशन है तो लकड़ी धीरे धीरे सूखे पाउडर में बदलने लगती है। इसको बोलते हैं रॉट, मतलब गलन हो रहा है, सूखा सूखा। कभी कभी ऐसी जगहों पर जाइएगा जहां ज्यादा हवा पानी ना जाता हो, वहां देखेंगे जहां लकड़ी का कोई फर्नीचर होगा वहां बुरादा जैसा सफेद सफेद गिरा रहेगा, तो वो क्या होता है, शुष्क गलन। जबकि वेट रॉट क्या होता है, गीला गलन। इसमें लकड़ी को कभी बारिश में, कभी धूप में, कभी छांव में, मतलब अल्टरेशन ऑफ वेट एंड ड्राई प्लेस। तो इसमें लकड़ी क्या होती है ना, ब्राउन ब्राउन कलर कर का, ब्राउन हो करके और ऐसे नरम, उसको पकड़ के खींचेंगे बाहर आ जाएगी लकड़ी, यानी लकड़ी का सड़ना जिसको बोलते हैं। तो वेट रॉट में लकड़ी क्या होती है, सड़ जाती है, और ड्राई रॉट में क्या होता है, वो पाउडर के रूप में बदल जाती है। ये सोचते होंगे आप कि ऐसे सड़ रहा, नहीं, वो एक फंगी होता है जो इसके अंदर लग करके इसको क्या कर देता है, खराब कर देता है। जितने भी डिफेक्ट्स इसके अंदर आए वो डिफेक्ट किसी न किसी तरीके से टिम्बर का डीके ही करेंगे, इसका क्षय ही करेंगे। तो डिफेक्ट एंड डीके के बारे में मैं इतनी ही बातें बोलूंगा, और अगली बात जो होगी टिम्बर में जो रिलेटेड होगा वो होगा किसके बारे में, प्रिजर्वेशन, माने इन सब चीजों से कैसे बचाएं लकड़ी को, और दूसरी बात होगी कि टिम्बर के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। उन दो बातों के बारे में बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।